बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। मोहतरम भाइयों और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, ये लेन देन के मसाइल, तिजारत के मसाइल आपके सामने पेश हो रहे हैं। आज जो हमने वादा किया था पिछले दर्स में कि जब हम ऑर्डर पर कोई चीज़ कहीं तैयार करवाते हैं, कहीं भी किसी भी फैक्ट्री से कोई माल हम अपने ऑर्डर से बनवाते हैं, तो ये भी चीज़ों की खरीदो फरोख्त होती है, जबकि वो चीज़ वो मौजूद नहीं रहती है वहाँ। तो ये एक बड़ा मसला था, उसका हमने जिक्र किया। जो हदीसों में ये बात आई हुई है कि वो चीज़ जो तुम्हारे पास नहीं है उसे मत बेचो, या जो चीज़ तुम्हारी मिल्कियत में नहीं है उसे मत बेचो। जो है इस तरह के अल्फाज जो हदीसों में आए हुए हैं। और लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस वक्त मौजूद नहीं होती हैं या मिल्कियत में नहीं होती हैं, और उनका बेचना जायज़ होता है। मैंने उसके बारे में पिछले दर्स में बये सलम की, जिसे बये सलफ भी कहते हैं, उसकी मिसाल दी थी और ये बताया था कि ये इस्तिस्नाई शक्ल है। इस्तिस्नाई शक्ल का मतलब ये है कि जो चीज़ जिसके तुम मालिक नहीं हो या जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है उसे मत बेचो। ये जो मना किया गया था उससे इसे अलग किया गया है उस हुक्म से, और बये सलफ और बये सलम को जायज करार दिया गया। तो बये सलफ बये सलम की शक्ल वो पिछले दर्स में आपके सामने आई है। मैं सिर्फ याद दिला रहा था कि इसी से जुड़े हुए कुछ मसाइल हैं जो आज के दौर से ताल्लुक रखते हैं, और आज के दर्स में वही मसाइल पेश करने हैं। तो उसमें से एक मसला होता है अरबी में जिसको अल इस्तिस्ना कहते हैं, यानी आप ऑर्डर पर कोई चीज तैयार करवाते हैं। और इसकी भी कई शक्लें होती हैं। मैं चाहूंगा कि जो लेन देन की शक्लें हैं इसमें, तो एक शक्ल इसमें उजरत और मजदूरी वाली होती है। वो खरीदने और बेचने के मसाइल में वो चीज नहीं आती है। जैसे हम कभी मजदूर को हायर करते हैं और उससे हम अपना कोई सामान तैयार करवाते हैं। हमारी जो डिमांड होती है उसके मुताबिक हम सामान तैयार कराते हैं। तो हमारा क्या होता है उसके अंदर, मसला हमारा क्या रहता है कि पूरा मटेरियल हम देंगे, सामने वाले से सिर्फ हम ये काम उजरत पर करवाते हैं, मजदूरी पर करवाते हैं। उजरत की चाहे जो भी शक्ल हो, चाहे हम
रोज की जो उजरत, जिसे डेली वेज कहते हैं आज की जबान में, उसके लिहाज से हमने कुछ जो है मजदूरों को हायर किया और उनसे काम करवाया हमने, और डेली वेज पर हम उनको पैसे दे रहे हैं। तो एक तो इस्तिस्ना ये भी होता है कि हम सामान तैयार करवा रहे हैं, सारा सब कुछ हमारा अपना होता है। ये भी हो सकता है कि हम फीस के लिहाज से वो काम लें उनसे, यानी इसको कहते हैं कि काम की उजरत होती है, वो डेली वेज नहीं रहता है इसमें, ये काम के लिहाज से उजरत होती है। जैसे अगर कोई कारपेंटर है और उसने दरवाजा, एक दरवाजा हमारा, हमने पूरा मटेरियल दिया, वो सही करके उसको तैयार करके उसको लगाएगा, फिट करेगा, तो एक दरवाजे के फिट करने का इतना पैसा, एक खिड़की को फिट करने का इतना पैसा, विंडो को फिट करने का इतना पैसा, तो इस लिहाज से हमने उसको तय कर लिया। तो दोनों शक्लें उसकी हो सकती है, लेकिन ये तिजारत तो नहीं है, ये लेन देन, खरीदना और बेचना इसमें नहीं है, तो ये हमारी बहस में दाखिल नहीं है आज। आज ये सब तो मसाइल आएंगे चल करके, आगे चल करके, वो किताबुल इजारा उसको कहते हैं अरबी में, हदीसों में इस नाम से उसे इन मसाइल को पेश किया गया है, यानी उजरत के मसाइल, मजदूरी के मसाइल। और आज के दौर में उसकी बहुत सी शक्लें हो गई हैं, तो वो सब भी इंशाअल्लाह अपने वक्त पर आएंगी आपके सामने, वो चीजें जो है दर्स में आएंगी। अभी ये खरीदने बेचने में भी ये शक्ल एक होती है, खरीदने बेचने की। जैसे एक शू फैक्ट्री है, मिसाल क्या है कि शू फैक्ट्री, उस शू फैक्ट्री को हमने ऑर्डर दिया कि हमारे लिए इतने नंबर का, इस डिजाइन का, डिजाइन भी हमने खुद तय करके उसको दी कि हमको इस डिजाइन के, इस नंबर के इतने चप्पल तैयार करके दो, इतने शू तैयार करके दो। ऑर्डर जो है, बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं, वो देते हैं कंपनियों को, ये इस तरह के ऑर्डर्स आते हैं। यहाँ ऐसा नहीं रहता है कि मटेरियल हम आपको देंगे, आपका मजदूरी का मसला है, वैसा नहीं रहता है। इसमें मटेरियल भी पूरा फैक्ट्री वाले का ही रहेगा, सब कुछ वही का रहेगा, उसका ही रहेगा। लेकिन ये एक होलसेलर या रिटेलर भी हो सकता है, ज्यादातर ये होलसेलर का ही मामला होता है, कि ये लोग इनकी अपने डिमांड के लिहाज से, अपने इलाके में, जिस इलाके में वो है, वो जो डिमांड होती है, उस डिमांड के लिहाज से उनकी अपनी कुछ खास डिजाइनें होती हैं। उस डिजाइन के लिहाज से वो फैक्ट्री को ऑर्डर दे करके वो माल तैयार करवाते हैं, और ये खरीदते हैं उससे, उनके ऑर्डर पर तैयार, डिमांड पर वो तैयार होता है, लेकिन वो खरीदते हैं असल इसको। इसीलिए हमने इसको तिजारत के मसाइल में आज आपके सामने जिक्र करना है। जिस वक्त इसका पूरा रेट फाइनल होता है, सारी चीजें तय हो जाती है ना, उस वक्त वो सामान तैयार नहीं रहता है। तो यहीं से ये मसला जुड़ गया कि ये फैक्ट्री का मालिक ये सामान उसको उस वक्त बेचता है जब वो सामान अभी तैयार नहीं रहता है, जो सामान उसके पास नहीं है। लेकिन अरबी में इसके लिए किताबों में, हदीस की शरहों में एक जो है तारीफ इसकी जिक्र की जाती है कि बयो मौसूफिन फी जिम्मती। इसको हम उर्दू में आपको आसानी से समझाना चाहें तो इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज बेचना जो अभी उसका वजूद तो नहीं है, उसका फिजिकल जो है वजूद ये नहीं है, ये बाद में अभी तैयार की जाएगी चीज। लेकिन चीज कैसे तैयार करनी है, चीज कैसी होनी चाहिए, मटेरियल कौन सा लगेगा, उसकी पूरी डिटेल के साथ ये जो फैक्ट्री का मालिक है उसके जिम्मे ये चीज होती है कि जैसा सिंपल उसे दिया गया है और जो डिमांड उससे है, जिस तरह का जो है सामान उसको फैक्ट्री से तैयार करके देना है, जिसकी तफसीलात डिटेल्स उसे बता दी गई है,
उसी के मुताबिक वो सामान इतने महीनों के बाद या इतने महीनों तक, जो भी उसकी एक मुद्दत, एक लिमिट जो है, जो भी रखी गई है, उसके लिहाज से वो तैयार करके उस शख्स को जिसने खरीदा है वो देगा। तो ये पूरी बात पहले हो जाती है, ये खरीदो फरोख्त का मामला पहले हो जाता है, जबकि वो चीज अभी मौजूद नहीं होती है। तो यही वही मैंने आपसे इससे पहले वाले दर्स में भी कहा था कि जो सीधे साधे लोग होते हैं, मदरसों में पढ़ लेते हैं, ये हदीसें वगैरह पढ़ लेते हैं, तो कहते हैं भाई ला तबिया मालई सा इंदक, जो चीज तुम्हारे पास है नहीं उसको तुम मत बेचो, या जिसके तुम मालिक नहीं हो अभी वो उसको मत बेचो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, इसलिए ये हराम है। हालांकि ये हराम नहीं है, ये जायज है। वो जो हदीस है ना उसकी अलग जो है, यानी वो अलग जगह पर फिट होती है, यहाँ पर वो फिट नहीं होती है। तो गलत जगह पर नहीं उसे फिट करना चाहिए, मसाइल में इसका बड़ा ख्याल करना पड़ता है। अब यहाँ उसकी जो शक्लें होती हैं मैं आपके सामने बयान, ये जो फैक्ट्री का मालिक होता है, अब जाहिर सी बात है कि ऑर्डर है, उस ऑर्डर के लिहाज से उसको तैयार करना है सामान, रॉ मटेरियल उसे खरीदना होता है, और भी उसके बहुत सारे अखराजात हैं। अपना पैसा लगा करके वो तैयार कर ले, और जब बिल्कुल तैयार हो जाए माल, तो सामने वाली पार्टी कह दे नहीं मुझे जरूरत नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इसका तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। फैक्ट्री के मालिक का तो बड़ा नुकसान हो गया ना, सब कुछ उसी का लगा हुआ था, ऑर्डर देने वाले ने कुछ नहीं दिया था, तो इसका बड़ा नुकसान हो जाएगा। एंड टाइम पर अगर वो माल नहीं उठाएगा तो बहुत परेशानी हो जाएगी। इसीलिए ये लोग करते क्या है, मैंने आपको पूरा बता दिया कि ये इसकी डील जो होती है, ये जो खरीदो फरोख्त होती है ना, बेचना और खरीदना, ये सब पहले हो चुका होता है। और एडवांस में पैसा भी वो जरूर लेते हैं, क्योंकि उनको ये डर लगा रहता है कि टाइम पर अगर इस सामने वाले ने माल नहीं लिया तो उस वक्त ये परेशानी आ जाएगी। हमारा पूरा ये, चूंकि ये ऑर्डर पे तैयार, एक जनरल चीज जो मार्केट पे चलती रहती है वो फैक्ट्री वाले तैयार करते रहते हैं, जिसको भी लेना होता है वो लेता है, जो माल रहता है वो देते हैं, नहीं है तो वो कहते हैं कि ठीक है अभी तैयार हो रहा है हम आपको भेजेंगे, इसके बाद वो माल, उसको वो भेजते, वो जो है बातें चलती रहती हैं, चलता रहता है मामला। तो वहाँ कोई मसला एडवांस का नहीं होता है, क्योंकि वो मार्केट में चीज चलती है, वो नहीं लिया किसी और के पास जाएगा, तीसरे के पास जाएगा, वो मसला नहीं। ये खास ऑर्डर पे जब चीजें तैयार की जाती है, तो यहाँ खरीदना और बेचना पहले ही हो जाता है, और जिसने ऑर्डर दिया था उसके लिए जरूरी हो जाता है कि अब उसे वो ले। वक्त पर तैयार होने के बाद वो अपना दामन झाड़ ले चला जाए तो वैसा नहीं हो सकता है। तो इस तरह से लोग करते क्या है, ये फैक्ट्रियों वगैरह के मालिकान, कि उनसे कुछ पैसा जरूर ले लेते, एडवांस के तौर पर, कभी कभी आधी रकम भी ले लेते, क्योंकि अब अगर तैयार होने के बाद वो नहीं लेगा तो ये पैसा भी वापस नहीं करेगा उसको। तो इस तरीके से वो बंध जाता है कि उसे लेना ही लेना। वैसे भी अगर वो ना भी दिया हो, तो जो हमारी इस्लामी शरीयत का तकाजा है कि जो हमने जबान दी थी उस जबान का भी एतबार है। वैसे तो आजकल वो सब चीजें लिखत में भी हो जाती है, रिटेन में भी आ जाती हैं, सब लोग कर लेते हैं, को सामने रखते हुए कि बाद में कोई मसला ना हो जाए, और कर भी लेना चाहिए कि जो भी रिटेन में सारी चीजें आ जानी चाहिए, पूरी उसकी डिटेल आ जानी चाहिए, ताकि बाद में आपस में लड़ाई झगड़े का कोई मसला पेश ना आए। ये बड़ी अहमियत है इसकी। ला तबे मालई सा इंदक, और ला
तबे माला तमलिक, क्या जो ये हदीसें है ना, जो कि जो तुम्हारे पास नहीं है या जिसके तुम मालिक नहीं हो उसको मत बेचो। इसकी अहम वजह यही थी मना करने की कि इसमें झगड़े का इम्कान होता है। यहाँ पॉसिबिलिटी रहती है इसकी कि बाद में ये आपस में लड़ेंगे, अगर वो अभी इसके पास सामान नहीं है। मालिक तो है लेकिन अभी इसके पास नहीं है वो सामान, कहीं और है। वहां से वो चीज वाकई आएगी या नहीं आएगी। जैसे परिंदे वगैरह उस जमाने में उड़ा दिए है, कबूतर है, कबूतर उड़ रहा है, बेच दिया। मालिक तो है इसका वो कबूतर का, लेकिन कबूतर जो है अभी भी ऊपर है, फिजा में है, वो नीचे आएगा नहीं आएगा पता नहीं इसके बारे में। इसी को कहते थे कि ला तबे मालई सा, जो तुम्हारे पास नहीं है, अगर कि तुम्हारी मिल्कियत में है, लेकिन तुम्हारे पास इतनी कुदरत नहीं है कि तुम उसको फौरन जो है खरीदने वाले के हवाले कर सको, हैंडओवर कर सको, तो मना कर दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों कर दिया था? कि अगर वो नहीं आया तो झगड़ा हो, परेशानी हो जाएगी। ऐसे ही जिसके तुम मालिक नहीं, तो जिस चीज को हम बेचते हैं ना, उसका मालिक होना जरूरी होता है। मालिक हुए बगैर कैसे? तो उसका वजूद ही नहीं है अभी, इस लिहाज से मालिक नहीं है। या ये कि आदमी ये सोच रहा है कि मैं मार्केट से खरीद करके इसको दे दूंगा। अब वो जाएगा, अगर नहीं मिला मार्केट में, कहीं कम ज्यादा का मसला हो गया कि इसको जो है बेचा था किसी और रेट पे, मार्केट से लेने गया तो मालूम हुआ कि रेट बढ़ा हुआ है, तो अब जो है आपस में झगड़ा, नहीं भाई मैं इतने में नहीं दे सकता, आपको रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो वो सब मसाइल ना पैदा हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन शक्लों को मना कर दिया। तो ये हमको समझना होता है। लेकिन यहाँ जो ऑर्डर दे करके हम तैयार कराते हैं, ये किसी खास चीज की बय नहीं होती है, बल्कि एक ऐसे सामान की को बेचना होता है जिसके बारे में ये डिटेल होती है कि ये सामान ऐसा होगा, इसकी साइज ये होगी, इसका डिजाइन ये होगा। वो डिटेल होती है और उसके लिहाज से सामान तैयार करके सामने वाले को देना होता है। तो यहाँ वो मसला नहीं आता है कि जो कोई खास चीज जो तुम्हारे पास नहीं है इस वक्त, या तुम्हारी मिल्कियत में नहीं है, तो वो चीज वाकई उसके साथ वो मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, वो एक मसला रहता है वहाँ पर। तो मना किया है, वो झगड़े का सबब बनता है। यहाँ वो सब मसाइल नहीं रहते। यहाँ कोई खास चीज नहीं बेची गई। खास चीज का मतलब क्या है? जैसे ये गिलास है, हमने किसी को ये गिलास बेचा, मेरे पास है मैंने बेचा, वो दे दिया उसको, ये खास चीज है। मोबाइल है, गाड़ी है, कोई खास चीज जो वही वन पीस जो है वो बेचना होता है, ये एक अलग मसला होता है। लेकिन जहाँ कंपनी में ये गिलास तैयार होता है, मैंने उसको एक सिंपल दिखाया ये कि मुझे ऐसा गिलास 1,000 जो है क्वांटिटी उसकी चाहिए, आप मुझे तैयार करके दो। तो यहाँ वो सब मसाइल नहीं आते। बस पहले से पूरी जो है, मैंने आपसे कहा कि तफसीलात जो उसकी होती है, उसको जरूरी है कि तय कर ली जाए। और सब सारी चीजें, सारी डिटेल्स जो है जब तय हो जाती है, उसे लिख लिया जाए, वो ज्यादा बेहतर होता है, ताकि बाद में झगड़े वगैरह के मसाइल ना हो। तो ये खरीदना और बेचना है, ये असल है। हम जो अपने ऑर्डर पे तैयार कराते हैं, ये भी खरीदना और बेचना ही होता है। इसमें उसी वक्त हमने खरीद लिया होता है जब अभी तैयार नहीं है, हमने सिर्फ ऑर्डर दिया, और इसीलिए तैयार होने के बाद वो खरीदना उसको जरूरी हो जाता है, वरना इसका नुकसान होगा, चाहे एडवांस में पैसा दिया हो या ना दिया हो। पूरे तरीके से इसको ध्यान में रखिए। अगर एडवांस में कुछ भी नहीं दिया था, पूरा माल तैयार कराया है फैक्ट्री के मालिक ने,
उस शख्स का जो गुडविल कहते हैं आज की जबान में, या जो मार्केट में रेपुटेशन जिसे कहा जाता है, गुड रेपुटेशन की वजह से उसका माल तैयार कर दिया कि ये आदमी धोखा नहीं देगा, और वक्त पर अगर इनकार करेंगे तो बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे, परेशानियां होगी, तो ये हक नहीं रहता है कि वक्त पर उसका इनकार करें। ये मुकम्मल हो चुकी है डील तो उसे लेना ही होगा और पैसा उसका अदा करना होगा। बाद ऐसी शक्लें हो सकती हैं इसमें। इसमें कभी 19-20 का जो फर्क होता है, जो कहा जाता है अरबी में, इसको मैंने शुरू में एक मसला बयान किया था कि अल गररुल यसीरु युगतफर, अरबी में एक जुमला कहा जाता है, ये लेन देन के मसाइल में ये चीज आती है। यानी अगर मामूली सा कहीं कुछ उसमें झोल भी रहे तो वो भी उसे नजरअंदाज किया जाएगा। फैक्ट्री से माल तैयार हुआ तो माल तैयार होने में वो जो चीज कही गई थी वैसे ही तैयार की जाती है, लेकिन कहीं एक आध पीस में इधर उधर कुछ रहता है, थोड़ा बहुत जो है, बहुत मामूली, जिसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये चीजें जो है यानी आम तरीके से होती हैं, यूजुअली उस तरह की चीजें होती है, तो उसकी वजह से भी उसको भी बहाना बना करके उसको रद्द करने का हक नहीं होगा, उसे वो लेना होगा। कभी ऐसा भी हो सकता है, मैंने इसकी इसकी जो तीन शक्लें होती है वो यही होती है कि कभी आदमी एडवांस देता है, कभी एक पैसा भी नहीं दिया, दो शक्लें, और कभी फैक्ट्री का मालिक पूरा रेट ले लेता है। एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है और पूरे पैसे देके करानी, पूरे पैसे देके करानी पड़ती है, याद रखो। ये भी क्या है, जायज। ले लिया पूरे पैसे, सामान बाद में जब तैयार होगा तो दे देंगे जैसा कहा गया। तो इस तरह के हालात में अमानतदारी और ईमानदारी की बड़ी अहमियत होती है। अब उसने पूरा पैसा दे दिया है, इसलिए अब कैसा भी रहेगा तो लेके जाना ही पड़ेगा उसको, तो ऐसा जो है धोखा, जिसे गिश कहा जाता है, किसी को चीट करना, वो हराम है, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये खरीदने और बेचने की ये शक्ल, ये जायज शक्ल है, और पूरी अमानतदारी, दयानतदारी और सच्चाई का इसमें ख्याल किया जाएगा। किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। जो आप नकद पैसा कैश दे करके सामान हाथों हाथ लेते हैं ना, तो वहां पर भी चीटिंग तो वहां भी जायज नहीं है। तो कहीं भी किसी भी शक्ल में चीटिंग जायज नहीं है इस्लाम में, वो हराम है। तो खयानत, या जो है कह लीजिए दूसरे अल्फाज में जिसे अरबी में गिश कहते हैं, वो चीटिंग कह लीजिए आज की जबान में, तो ये तो किसी भी हाल में जायज है। तो यहाँ पर भी वो चीज रहेगी, यहाँ पर भी अप्लाई होगी कि सामने किसी भी शख्स की मजबूरी से फायदा उठाना, शरीयत में ये चीज मना है। और इस्लाम में तो इसका बहुत ज्यादा ख्याल किया गया है कि सामने वाला मजबूर अगर है तो मजबूर आदमी की मदद की जाती है, उसकी मजबूरी से फायदा नहीं उठाया जाता। सूद को क्यों हराम करार दिया गया? सूद की हुर्मत की अहम वजह यही है कि एक आदमी मजबूरी की वजह से आपसे कर्जा ले रहा, तो उसकी तो मदद ना होनी चाहिए। उल्टे क्या करते हो कि आप जो ले लोन लिया है जब वापस करेगा तो ज्यादा वो जो वापस करेगा, तो मजीद उसकी मोहताजगी और उसकी जरूरत बढ़ जाती है। तो ये सामने वाले की परेशानी से फायदा उठाने का मामला हो जाता है, और इस्लाम इस तरह की मेंटालिटी को पसंद नहीं करता है। तो ये जो लेन देन होते हैं ना इस तरह के, तो इसमें ये डर रहता है कि सामने वाले की मजबूरी से कभी गलत फायदा कोई ना उठा ले। तो उसने पूरा पैसा दे दिया है, तो एक तरह से मजबूर वो लेने वाला हो चुका होता है, और फैक्ट्री का मालिक अपर हैंड है इसका,
कि अगर थोड़ा बहुत ये रहेगा अगर, तब भी जो उसको लेके जाना ही पड़ेगा, उसके अलावा तो कोई शक्ल है नहीं, क्योंकि पूरा पैसा दे चुका है, तो अब उससे फायदा उठाए, तो ये हरगिज। या इसके बरक्स भी हो, यानी एक पैसा भी उसने नहीं दिया था, और फैक्ट्री के मालिक ने अपनी जेब से पूरा खर्च करके उसका माल तैयार कराया, और आयन वक्त पर अगर वो धोखा दे कि नहीं मैं नहीं लेता, और खामखा कुछ चीजें दिखा करके नहीं मैंने ये कहा था, तुमने ये किया है, इसमें ये कुछ मामूली चीजें जो होती हैं वो कभी भी, सामान की तैयारी में थोड़ी बहुत इस तरह की चीजें हो सकती हैं, और आम तरीके से इन चीजों की वजह से माल को रिजेक्ट अगर नहीं किया जाता है, तो वहां फैक्ट्री के मालिक की मजबूरी का फायदा उठाना जायज नहीं। तो कोई भी शक्ल, चाहे फैक्ट्री के मालिक का मसला हो चाहे खरीदने वाले का मसला हो, दोनों में से किसी को भी सामने वाले की मजबूरी से कभी फायदा उठाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ये मामला है इसके बारे में, और ये चीज जो है पाई जाती है। हातिम, ये मैं आपसे बयान कर रहा था, ये चीजें जो है थी। अब उसके बाद ये मसला आपसे जो है मैं और मजीद जो है इसकी और जो शक्लें होती हैं वो बयान करना चाहता हूँ। आजकल चूंकि ये बहुत सी चीजें हैं, ये मार्केट का मसला होता है, तो मैं चाह इसकी और जो है चीजें पेश करना चाहता हूँ। आजकल कैटरिंग का एक सिस्टम होता है खाने के ताल्लुक से। एक शक्ल होती है कि आप जाते हैं होटल पर, खाना खाते हैं, पैसा देते हैं, आ जाते हैं, चीजों का रेट लिखा हुआ रहता है, या वो की जो है नहीं भी है तो जो है वो बताता है, उसके लिहाज से आप पैसा देते हैं, चले आते हैं। तो एक चीज तैयार है, आपने उसे खाया और खा के चले आए। अब एक शक्ल क्या है, कैटरिंग सिस्टम है। आपके यहाँ पार्टी है कोई या शादी है, और उस शादी के मौके पर आपने क्या किया है, कैटरिंग वाले को ऑर्डर कर दिया है कि 500 हमारे मेहमान हैं, और 500 का खाना आपको तैयार, खाना आप तैयार करवाएं, उसका रेट होगा पहले से तय, जो भी तफसीलात होती हैं वो सब तय कर दी जाती है। पर हेड इतना पैसा देंगे, और मेनू ये है। अब हर चीज तय कर लिया आपने, जिस वक्त आपने तय किया था और जिस वक्त आपने पैसा मुतय्यन किया था ना, उस वक्त वो चीजें तैयार नहीं थी, उसके पास नहीं थी वो चीज। वो तो जिस दिन आपका प्रोग्राम या आपकी शादी हो, उस दिन ना वो खाना तैयार करेगा उस वक्त, और जो है वो सर्व करेगा, पूरी चीजें उस वक्त होंगी। तो आपका जो मेनू है उसके लिहाज से उसने अपना रेट बताया कि पर हेड ये होगा, और उसके लिहाज से ये मामला तय हुआ। और जब उस दिन दावत मुकम्मल हो जाती है तो आप उसको पैसा अदा करते हैं। आम तरीके से ऐसे मौकों पर लोग एडवांस जरूर लेते हैं, वैसा हो। कभी कभी लोग एडवांस देने में डरते भी, वो सब चीजें भी होती हैं, बड़े मसाइल हैं इसके अंदर भी, कि कभी एडवांस लेकर के आदमी हाथ दे दे तो वो एक मसला भी रहता है। तो अमानतदारी, ईमानदारी तो हमेशा हर जगह पर ही बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर भी उसकी बहुत जरूरत होती है, हर मसले में जरूरत होती है। सामने से हम कोई सामान खरीदते हैं, लोग वहां भी धोखा दे देते हैं, वहां भी अमानतदारी नहीं होती है। तो अमानतदारी तो खैर एक अलग चीज है, यानी लेन देन के मसाइल में तो हमेशा ही अमानतदारी जरूरी है, लेकिन उसकी वजह से कभी भी डील का जो मसला होता है, लेन देन के हराम और हलाल होने का जो मसला है, वो अपनी जगह उस वो मुतासिर नहीं होता है। हमने जो खरीद फरोख्त किया है,
तो ये बात बता रहा था मैं आपको कि यानी अब फिर से मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, कैटरिंग का जो मसला है, अमानतदारी हर मसले में यहाँ पर भी जरूरी है। जो हम पहले से वो चीज मौजूद नहीं होती है, जो बाद में होनी है, लेकिन अभी से हमने उसको तय किया है और हमने उसको खरीद लिया है, कह लीजिए, और वो चीज हमको बाद में मिलेगी। और ये सारी चीजें कौन से इसमें आती हैं अरबी में, वयो मौसूफिन फिल जिम्मा, यानी वो चीजें जो कि अभी वो बेचने वाले के जिम्मे होगी ये चीज, कि हमने जो जिस तरह से हमने जो डिमांड हमने रखी है, हमने जिस तरह की चीज को जो है, जो तफसील जो डिटेल हमने दी है, हमें वो चीज चाहिए, और फला तारीख को फला वक्त फला जगह पर हमें ये चीज उसकी सप्लाई चाहिए। हमने सब कुछ पहले से तय किया होता है, लेकिन उस वक्त वो चीज मौजूद नहीं होती। जायज है, हमने आपसे कहा, ये सब जायज शक्ल है। यहाँ पर भी उस वक्त का रह सकता है, जो मसला होता है यहाँ पर भी खाने वगैरह में, कि आपने उनका जो सैंपल होगा वो खा करके चेक करके देखा होगा, लेकिन उस दिन बनाते हुए बिल्कुल उसी टेस्ट पर बिरयानी का हर देग तैयार हो जाए, कोई जरूरी नहीं। या मीठे का जो स्वीट आइटम है, बिल्कुल उसी टेस्ट के साथ तैयार हो जाए, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। और आम तरीके से इस तरह की चीजों पर ऑब्जेक्शन नहीं आता है। जब मसला बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्जेक्शन होगा, तो ऑब्जेक्शन जो होगा वो रूल के मुताबिक उसे कबूल किया जाएगा। वो सारी चीजें बहरहाल डिटेल में होती होंगी, वो तय करते होंगे लोग आपस में। यानी कि बिल्कुल ऐसी हो जाए कि खाने लायक ही ना हो, तो जाहिर सी बात है कि वो पैसा दे रहा है ना, उसका वैसे थोड़ी ना ले लेगा उसको। तो ये 19-20 के फर्क का कोई मसला नहीं, उतना जो है कहा जाता है, अभी हमने ऐसे कहा कि अलगररुल यसीर युगतफर, अरबी में ये कहा जाता है। तो इस तरह की चीजें जो यानी कह लीजिए कि वो चलती हैं मार्केट में, और उसकी वजह से चीजों को रद्द नहीं किया जाता है, तो कोई हरज की बात नहीं, थोड़ा बहुत फर्क उसके अंदर आएगा, फिर भी वो चीज जायज होती है, कोई हरज नहीं है। ये भी उसी के कबील की चीज हुई। ये सब इस्तिस्ना में ही आते हैं, यानी कोई चीज आप बनाना उससे तलब करते हैं, तो जब बनाना तलब करेंगे कि वो चीज वो बनाए, मैन्युफैक्चर करे, बनाए, तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त वो चीज मौजूद नहीं है, इसीलिए वो बनाएगा तो देगा। ये एक जो है बात आपके सामने पेश किया। हम लोग जो है देखते रहते हैं ये भी, और आप शायद आप लोग भी करते हो, तो मदरसों से भी जो मुख्तलिफ मैगजीन वगैरह निकलते हैं, तो मैगजीन वगैरह के अंदर ये चीज होती है, वो मैगजीन बिकते हैं, लेकिन आप मेंबरशिप वगैरह ले लेते हैं, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं उसमें, कि 1 साल के लिए आपने तय कर लिया कि 1 साल के मैगजीन जो भी है मुझे आएगा, और आपने पैसा अदा कर दिया, तो 1 साल के लिए आप उसके मेंबर बन गए, खरीदारी के मेंबर बन गए। मैगजीन वगैरह में भी ये चीजें होती है। अब आजकल पढ़ने का रिवाज कम हो गया है, तो पढ़ने का रिवाज कम होने की वजह से अब मैगजीन वगैरह लोग ज्यादा नहीं खरीदते हैं, लेकिन अब वो नई शक्लें आ गई हैं। आप किसी प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, तो शिरकत करने के लिहाज से आप 6 महीने का, साल का जो कोर्स है, तो आप उसके लिए कुछ अदा करते हैं, जो भी होता है वो अदा करते हैं, पहले ही आपने अदा कर। तो यहां पर भी वही सेम वही मसला है। ये बाकायदा आप वो मैगजीन खरीदते हैं, जबकि वो मैगजीन उस वक्त मौजूद नहीं होती है। वो महीने में, मंथली जो है, वो मैगजीन तैयार होती है और आपके यहाँ भेजी जाती है। उस मैगजीन में किस तरह के टॉपिक्स होते हैं और उनका लेवल क्या है, ये सारी चीजें थोड़ा 19-20 के फर्क के साथ ही वो चीजें आएंगी।
लेकिन आप खरीदते पहले, वो चीज तैयार बाद में। यहाँ इस वो चीज भी नहीं होती है कि बाकायदा आपने ऑर्डर दिया था, ये किया था, वैसा कुछ भी नहीं है। ये जैसा है, महीने महीने चीज जो है वो पब्लिश्ड होती है, और आप उसके मेंबर बन चुके होते हैं साल भर के, या लाइफ मेंबरशिप भी जो है होती है उसके अंदर, वो सब चीजें जो है रखते हैं। और इस तरह से ये खरीदो फरोख्त चलती है। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। ये सब भी वही है, बयो मौसूफिन फिर जिम्मते, ये सब जायज शक्ल में आती है। अब एक चीज और बताऊं आपको, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में जो घर की तामीर होती है, तो घर की तामीर की एक शक्ल तो ये होती है कि आप कहें कि मटेरियल हम दे रहे हैं, आप सिर्फ मजदूरों को हायर करके आप बिल्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मजदूरी का मसला आ गया, जो बाद में आएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये शक्ल भी पाई जाती है सोसाइटी में अभी, कि आप कोई बिल्डर जो है आपको वो बिल्डिंग बना करके देगा। वही बनाने का मसला आ गया यहाँ पर, मटेरियल भी उसका, सब कुछ उसका, स्क्वायर फीट के लिहाज से आपसे रेट तय हो जाता है, और आप उसके लिहाज से उसे पेमेंट देंगे। बाकायदा खरीदने का लफ्ज यहाँ इस्तेमाल तो नहीं किया जाता, लेकिन ये है यहाँ पर, जिसे कहा जाता है कि आपकी डिमांड पर उसने एक चीज आपको तैयार तैयार की, आपकी कोई चीज तैयार, जो मजदूरी नहीं। ये याद रखिए, मजदूरी की शक्ल जो है वो हमने आपको बता दिया, कि आप मटेरियल दे रहे हो, मजदूरी के तौर पर वो काम करके आपको दे रहा है, तो मसला अलग होता है, ये मजदूरी नहीं। आप घर में इंटीरियर का काम कराते हैं, इन सब में भी यही चीज है। ये सब की सब क्या है, आज के दौर में चूंकि ये चीज बहुत ज्यादा हो चुकी है, बहुत कॉमन है, और कहीं कोई शख्स कभी आपके जहन में इस तरह की कोई बात ना डाल दे कि भाई वो चीज तो उस वक्त तैयार नहीं होती है, तो कैसे आप उसको तय करते हैं उस वक्त। ये एक तरह का खरीदना बेचना ही है। ये जो इंटीरियर का काम करा रहे हैं ना आप, इसमें जो मटेरियल आपने दिया, कोई आदमी कोई जो है कारपेंटर आके कर दिया, तो वो तो मजदूरी पर हो। लेकिन वो जो शक्ल अभी चल रही है वो क्या है, कि सब कुछ उसी का है, मटेरियल भी सब कुछ वही, वही खरीद करके लाएगा, वही जो है आपको ये इंटीरियर का काम 6 लाख में करके देगा। तो यहाँ सिर्फ मजदूरी नहीं होती, मजदूरी का मसला सिर्फ नहीं आता है यहाँ, जो है खरीदने बेचने का जो एक ऐसी चीज होती है, कह लीजिए कि आपको वो बना करके देता है, आपके घर में आके बना करके देता है, या अपनी फैक्ट्री में बना करके फिट कर देता है, ला करके और फिट कर देता है आपके घर में। तो ये भी वही शक्ल, ये सब जायज शक्ल, जो चीजें तैयार तो बाद में होती हैं, रेट पहले फाइनल हो चुका होता है, और उसके लिहाज से कभी वो पैसा भी ले लेता है, और कभी एडवांस पर काम कर लेता है। अगर आप में से कोई काम कराते हो इस तरह का, तो मैं आप सबको ये मशवरा जरूर दूंगा कि बगैर एडवांस के, बल्कि काम मुकम्मल होते होते पूरा पैसा निकलवा लीजिए। नहीं, वरना लोग पेमेंट करने में बाद में बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं, और आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये सब आज के दौर की जो पाई जाती ये चीजें, ये सब की सब जायज शक्ल। और कभी भी उन हदीसों को, जो अभी मैंने कहा कि जिसके तुम मालिक नहीं हो उसे मत बेचो, या जो तुम्हारे पास नहीं है वो चीज मत बेचो,
वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है। तो यहाँ उसको न जो है, उसकी रोशनी में यहाँ हुक्म न लगाए, इन चीजों पर हुक्म न लगाया जाए। कभी सोफा तैयार कराते हैं, अपने घर के लिहाज से ऑर्डर देते हैं फैक्ट्री को कि मेरे घर की ये साइज ये है और ऐसा ऐसा मामला है, इसके लिहाज से आप क्या कर दीजिए, मेरा ये तैयार कर दीजिए। और वो तैयार कर, मटेरियल सब कुछ उसी का रहता है, वो एक तरह से खरीदना होता है। लेकिन ये खरीदने की शक्ल क्या होती है कि आपके ऑर्डर पर वो तैयार, उसका ये मौका। तो मैं चंद बातें ये थी मैंने पेश की आपको। मैंने पहले से इरादा कर रखा था आज कि आज हम आपको सवाल करने का मौका देंगे। हमारे पास चंद मिनट और रह गए हैं, आप सवाल कर सकते हैं, इसलिए कि आइंदा हफ्ते हो सकता है कि दर्स न हो सकता है नहीं, बल्कि जो है पहले ही से बोल दे रहा हूं आपको कि आइंदा हफ्ते दर्स नहीं होगा, क्योंकि अरफा का दिन होगा। तो लोग शायद रोजा रखने वाले होंगे तो रोजा रखेंगे। तो उन सब की रियायत करते हुए रोजा रख करके मगरिब बाद लोगों को खाने पीने का मसला रहता है, तो उनकी रियायत करते हुए आइंदा हफ्ते दर्स ये नहीं रहेगा। तो अभी जो पिछला दर्स भी था और आज का भी जो दर्स हुआ है, अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। शेख, अगर आपकी इजाज़त हो शेख, तो अरफा के मुतालिक शेख अगर सवाल कर सकते हैं शेख। अच्छा, आप इसके बारे में नहीं चाह रहे हैं, अरफा के बारे में चाह रहे हैं? जी जी शेख। बोलिए। जी हाँ। अ, जी बोलिए, सवाल कीजिए। जी शेख, जैसे किसी ने यहाँ से पहले जिलहज का रोज़ा रखा, अगर 10 दिन कोई रोज़ा रख रहा है तो या किसी ने नियत की हो कुर्बानी की, शेख अगर कोई सऊदी अरब में है तो वो दूसरे दिन फिर जिलहज के दूसरे दिन घर जा रहा है, जैसे कश्मीर जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे अरफा दूसरे दिन आएगा शेख। हम्म। तो आपने वैसे भी लास्ट टाइम बयान किया है शेख, फिर भी याद दहानी के लिए शेख, वो आप अगर आप उससे रिपीट करेंगे कि उनका अरफा इसके हिसाब, सऊदी अरब के हिसाब से उनको कंप्लीट करना है कि उनको कश्मीर या देखिए इंडिया। साहब, आप जो है अरफा के दिन का रोजा, हदीसों में जो लफ्ज आया है वो यौम अरफा के रोजे की बात, सौमो यौम अरफा, अरफा के दिन का रोजा। एक साल जो है पिछले साल के गुनाह और एक साल आने वाले 2 सालों के गुनाह के बारे में, कि वो उसके लिए कफारा बनता है। मैंने अक्सर जो है जो देखा रिवायतों में, तो मैंने हर जगह पर यौम अरफा पाया। इसमें कहीं तारीख की बात नहीं है, यानी डेट जो की है वो उसके लिहाज से लफ्ज ही कहीं नहीं आया हुआ है। और असल फजीलत जो है वो यौम अरफा, जिस दिन हाजी अरफा के मैदान में होते हैं, हदीसों में उस दिन की बड़ी फजीलत आई हुई है। और किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें होती हैं, बरकतें होती हैं। और अरफा के मैदान में हाजी लोग अपने रब से जो है रोक रोक करके, गिड़गिड़ा करके दुआएं करने का, जिक्र व अस्कार का उनको ज्यादा मौका मिले, उसके लिए अरफा के उस मैदान में जोहर और असर की नमाज जोहर के वक्त में ही पढ़ करके हाजी फारिग होकर के, यानी असर भी उस दिन अपने वक्त पर पढ़ने के बजाय
क्या करना रहता है उसको कि जोहर असर एक साथ ही पढ़ ले जोहर के वक्त में, और जाके उसको ये पूरा टाइम मिले अपने रब से मुनाजात करने का, कि वो बड़ा अहम टाइम, उस दिन की बड़ी फजीलत। तो अरफा के मैदान में जो लोग होते हैं उनको अरफा का रोजा नहीं रखना होता है, हाजियों के लिए नहीं है वो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज करने गए थे तो ये रोजा नहीं रखे थे। ये रोजा किनको रखना होता है? जो गैर हाजी। तो इससे हमको जो बात समझ में आती है वो ये, मेरी ये राय आपको बता रहा हूँ। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई उसी को फॉलो करे। अगर किसी को कोई और राय समझ में आती है तो वो उससे फॉलो करे। लेकिन मुझे ये बात समझ में आती है जब मैं इस पर गौर करता हूँ कि वो फजीलत जो अरफा के मैदान में हज करने नहीं गए हैं तो हम उससे महरूम हैं। तो अल्लाह ताला ने हमको थोड़ा सा मौका दिया है कि उस दिन आप रोजा रख करके अपने रब के करीब हो जाओ। कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे नाम आमाल जब मेरे रब के हुजूर पेश हो तो मैं रोजे की हालत में रहूं उस वक्त। तो रोजे की हालत में जो गैर हाजी है, हाजी लोग तो अरफा के मैदान में हज की उस हालत में, जो अरफा में उनका क़याम, उनका वकूफ हज की बड़ी अहम इबादत और बड़ा अहम रुकन है। उस वक्त अल्लाह ताला के वो बड़े करीब हो जाते हैं और अपने रब से दुआएं करते हैं। तो हम थोड़ी सी मुशाबहत हमको भी हासिल हो जाए कि हम अपने रब से करीब हो जाए, जिसकी एक शक्ल होती है कि रोजे की हालत में रहें और अपने रब से दुआएं करें, जिक्र अस्कार करें। तो ये असल यौम अरफा का मसला है, मुझे ये बात समझ में आती है। ये 9 जिलहिज्जा की तारीख का मसला नहीं है। यौम अरफा 9 जिलहिज्जा को है, ये सही है। लेकिन अब जब लोग अलग अलग जो है इलाकों में हैं और वहाँ जो यौम अरफा है उनकी यहाँ की तारीख के लिहाज से वो 8 जिलहिज्जा है या 9 जिलहिज्जा, वो नहीं है उनकी तारीख के लिहाज से। तो आपकी तारीख क्या है? हदीसों में कहीं ये लफ्ज नहीं आया है कि जिलहिज्जा की 9 तारीख को रोजा रख। हर जगह ये आया है कि यौम अरफा को रोजा, यौम अरफा को रोजा रखने की फजीलत रखो बोल करके नहीं, हदीसों में लफ्ज जो है ना, यौम अरफा की फजीलत जो आई, तो यौम अरफा के रोजे की फजीलत जिक्र की गई है हर जगह पर यही। तो इस लिहाज से मैं उसको बेहतर समझता हूँ। ठीक है। बारक शेख। शेख, दूसरा मसला जो इसके मुतालिक है शेख, जो नाखून काटने का या बाकी जो, तो वो इसी के हिसाब से शेख वो रखेगा आप जाए। जहां हैं वहीं के लिहाज से आपका वो मसला रहेगा। यानी अगर आप सऊदी में हैं तो कुर्बानी चाहे आपकी जहां कहीं भी हो, आप सऊदी में नहीं कर रहे हैं, आपने इंडिया में किसी के पास पैसा भेज दिया कि मेरे नाम से कुर्बानी कर दो, तब भी आपको जो इसे फॉलो करना होगा ना, वो यहाँ मसला किसी खास दिन का नहीं है, यहाँ मसला तारीख का है। तो जिलहिज्जा का महीना जैसे ही शुरू होगा तो जो शख्स भी कुर्बानी का इरादा किए हुए है तो उसे बाल और नाखून वगैरह नहीं काटना है। तो ये चीज उसके ऊपर लागू होती है जहां है उसके लिहाज से। तो ये एक अलग मसला हो गया। ठीक है। तो आप इसकी पाबंदी अगर सऊदी में है तो सऊदी के लिहाज से करेंगे, और ये पाबंदी उस वक्त तक रहेगी जब तक कि आपकी कुर्बानी नहीं हो जाती। यहाँ भी सेम वही मसला है। सेम वही मसला क्या है कि हम हज के लिए नहीं जा सके, हज के लिए जाते हैं तो एहराम की पाबंदियां हमारे ऊपर होती है, तो हमारे ऊपर वो पाबंदी नहीं है।
तो अपने अपने शहरों में कुर्बानी करके थोड़ी सी तो हाजी से मुशाबहत हो जाए। इसी तरह से बाल छोड़ के, नाखून जो है छोड़ के थोड़ी सी एहराम से मुशाबहत हो जाती है। ये करना होता है। तो अगर आप सऊदी में है और आपकी कुर्बानी इंडिया में हो रही, तो मान लीजिए कि यहाँ आपकी कुर्बानी एक दिन के बाद हो रही है, उस दिन आपके यहाँ 11 जिलहिज्जा है, तो उस दिन भी कुर्बानी करना जायज है ना, तो कोई मसला नहीं हो आपके नाम से ही। लेकिन करना क्या होगा आपको, कि आप अभी भी नाखून और बाल नहीं काटेंगे जब तक कि आपकी यहाँ कुर्बानी नहीं हो जाती। ठीक है। बारकल्लाह। जी हम्म, शेख। हम्म। तो हफ्ते के शेख, दिन रख सकते हैं शेख। जी हाँ, जी हाँ, कोई मसला नहीं। प्रॉपर्टी ऑनलाइन में एक सिचुएशन हाँ, होती है, इसको कमीशन बोला जाता है। कमीशन प्रॉपर्टी, जी। जी, हाँ बोलिए, हाँ। कमीशन बोला जाता है कि किसी ने प्रॉपर्टी ली, किसी ने हम्म, प्रॉपर्टी बेची, हम्म। बीच में जो मीडिएटर है जिसने वो डील कराई, जी हाँ, जी हाँ, उसका कमीशन होता है। जी हाँ, जी हाँ, ये जबकि उसने ना कुछ बेचा ना उसने खरीदा, जी हाँ, जी हाँ। उसका हुक्म। तो ये जायज है कि नहीं है? देखिए, जो है, जो भी एजेंट होते हैं, प्रॉपर्टी एजेंट हो या जो है, ऐसे ही आजकल जो ब्रोकर जो है इसके भी होते हैं, शादियों वगैरह के भी, जो किराए पर मकान दिलाते हैं उसके भी होते हैं। तो ब्रोकर तो बहुत मशहूर हो गया लफ्ज है ये। तो ये जो ब्रोकर होते हैं ना, और ये जो मेडिएटर ही जो आपने आप कहा, ये सब में सिर्फ मेडिएटर होते हैं, इनका और कोई रोल नहीं है उसके अंदर। न ये ओनर होते हैं, और न ही, यानी क्या कहते हैं उसको, जो है टीनेंट जो है आजकल जो कहते हैं, ये भी नहीं होता है इनका मामला। और न ही ये परचेजर होते हैं, और न ही बायर। बस ये एक मेडिएटर। और ये जो दोनों की पहचान कराते हैं एक दूसरे के साथ, जो लिंक करते हैं, ये यही इनकी मजदूर, यही इनका काम है। और उनके लिए जायज है कि अपने उस काम की वो उजरत ले सकते हैं। तो एजेंट अपने काम के लिए, एजेंट सिर्फ यही नहीं है प्रॉपर्टी में भी, यहाँ तक कि आजकल जो टिकट वगैरह के मसाइल हैं, जो अभी ये वीजे वगैरह के जो एजेंट होते हैं, आपको उम्रा और हज वगैरह के लिए लेके जाते हैं, इन सब के अंदर भी वही चीज होती है कि वो आपसे पैसा लेते हैं। बीच में कुछ लोग होते हैं जो आपसे पैसा लेते हैं, और उसका पैसा वो खाते हैं। तो अगर हम एक जनरल हुक्म इसका बोलना चाहें आपको, तो ये जायज है। जी हाँ, बात शक्लें हैं जो हराम होती हैं, लेकिन उमूमी बात क्या है कि ये फी नफ्स से ही चीज जायज। कुछ चीजें ऐसी आती हैं कि जहां ये हराम हो जाती। एक मसला ये होता है कि आदमी को खैर खा होना चाहिए, यानी वेल विशर होना चाहिए। कोई आदमी मुझे कोई सामान दिला रहा है, और मेरी तरफ से अगर वो वकील बन रहा है उसके लिए, और उसको उसका पैसा भी वो ले रहा है, तो उसको ये जरूरी हो जाता है कि उसका पूरा ख्याल करे और मुझे अच्छी चीज दिलाए। ये अमानतदारी का तकाजा। लेकिन ये लोग आम तरीके से, इनके चूंकि सेटिंग दोनों तरफ से होती है, और इनको अपने सिर्फ पैसे से मतलब होता है, गलत जगह पर ले जा करके फंसा देते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, जायज नहीं। लेकिन फी नफ्से ही ये इस अमल के जरिए से पैसा कमाना, या उसकी मजदूरी लेना, या उसमें कमीशन लेना, और भी वाज़ेह लफ्जों में कहें तो कमीशन लेना, कि परसेंटेज के लिहाज से उनके कमीशन अगर तय है, तो ये सारी चीजें फी नफ्स से ही जायज होती हैं, इसमें कोई मसला नहीं। जी। शेख, ये किश्तों में खरीदने का मसला अलग से आएगा शेख। जी हाँ, अभी वो हदीस नहीं आई, वो हदीस भी आएगी इंशाल्लाह। मतलब पैसे बढ़ा के खरीदना वो। जी हाँ, जी हाँ, सब वो हदीस अभी आई नहीं है, वो हदीस आएगी इंशाल्लाह। जी। जज़ाकल्लाह खैर। है। बस करें साहब, आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं।
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।